नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आपका टारगेट विथ अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। मित्रों, इसके पहले हमने आपको मेंडल की कुछ शब्दावलियों को बताया कि मेंडल ने अपने प्रयोग में, अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ शब्दों का उपयोग किए थे और उनको उन्होंने अलग से डिफाइन किए या किया गया। उन सब चीजों को हमने बताया। अब हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या इसे अब हम क्या पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, या एक संकर संकरण, इसे अब हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हालांकि हमने जब आपको मेंडल की शब्दावली बता रहे थे, उस शब्दावली में हमने आपको शॉर्ट रूप में बताया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, एक संकर संकरण क्या है। आप और हमने ये देखा कि जब मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच निषेचन कराया, जब मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में निषेचन कराया, तो उसके उपरांत जो संतान प्राप्त हुई उसे हम मोनोहाइब्रिड संतान कहते हैं और उस प्रक्रिया को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब इस प्रक्रिया में मेंडल ने क्या किया कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया। जैसे हम समझते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये कैसा है, लंबा पौधा। और दूसरा क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये क्या है, बौना पौधा। ये P1 जनरेशन है, प्रथम पेरेंट है। अब इनमें से ये जो कैपिटल टी है इसका, और ये हो गया स्मॉल टी। अब इनमें से जब इन्होंने इसका आपस में क्रॉस कराया तो हमें कैसा पौधा प्राप्त हुआ, लंबा पौधा प्राप्त हुआ, लंबा पौधा। यही जो है कि एक संकर क्रॉस। इसमें इन्होंने क्या किया कि भाई एक जोड़ी विपरीत लक्षण, ये क्या है, एक जोड़ी इन्होंने लंबा लिया और एक जोड़ी इन्होंने क्या लिया, बौना लिया। मतलब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में केवल एक ही लक्षण लिया, एक बार में इन्होंने एक ही लक्षण लिया लंबा और बौने का, और इनमें जब क्रॉस कराया तो हमारी जो इसके बाद जो पहली संतानीय पीढ़ी हुई, F1 जो है, ये पौधे क्या हुए, लंबे हुए। इसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने अपने दो नियम दिए। कितने नियम दिए, दो नियम। पहला नियम उन्होंने दिया प्रभाविता का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। पहला नियम उन्होंने दिया प्रभाविता का नियम, और दूसरा दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। तो अब हम समझते हैं कि प्रभाविता का नियम क्या है। अब देखिए, जब मेंडल ने इनके और इनके बीच में क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद जो प्रथम संतानीय पीढ़ी हुई वो लंबा हुआ। लेकिन यदि हम इसे, ये तो फिनोटाइप कैरेक्टर है कि ये लंबा है, लेकिन यदि हम जेनेटिक आधार पर देखें, जीनोटाइप के आधार पर देखें, तो हम देखेंगे कि इसमें एक जो है कि लंबे वाले पौधे का जीन है और दूसरा जो है बौने वाले पौधे का जीन है। अर्थात ये जेनेटिक रूप में शुद्ध नहीं है। यहाँ पे देखा गया कि भाई ये जो लंबा वाला पौधे का जो जीन है कैपिटल टी, इसका प्रभाव यहाँ पर ज्यादा है, इस लंबे वाले पौधे जीन का प्रभाव ज्यादा है, जो बौने वाले पौधे के जीन को दबा दिया, इसके प्रभाव को दबा दिया, और पौधा कैसा हो गया, लंबा हुआ। इसी के आधार पर मेंडल ने इसके प्रभाव के आधार पर मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस
इसी के आधार पर मेंडल ने अपना पहला नियम दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे हम प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस अर्थात प्रभाविता का नियम। अब देखिए दूसरा नियम इन्होंने क्या दिया, इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। अब कैसे पृथक हुए, इसे हम हिंदी में पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण का नियम। कैसे पृथक्करण का नियम होगा? जब मेंडल ने इस F1 जनरेशन का, ये जो F1 जनरेशन का पौधा है, और इन्हीं F1 जनरेशन के पौधों में स्वपरागण कराया, जब मेंडल ने F1 जनरेशन के पौधों में स्वपरागण कराया, अर्थात कैपिटल टी, स्मॉल टी, और इसका जो क्रॉस है इसी कैपिटल टी और स्मॉल टी से ही इन्हीं के बीच में जब स्वपरागण कराया, तो यहां पे दिख रहा है ना, या जब इनको क्रॉस कराया तो देख पाया गया कि ये देखिए कैपिटल टी, अगर हम इधर बात करें तो ये हो गया आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर देखिए आपका हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर हम इसको देखें तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहां पे देख रहे हैं कि शुरू में हमने जो लंबा पौधा लिया था, इधर जो बौना पौधा लिया था, इस जनरेशन में F2 जनरेशन में क्या हो रहा है कि जो शुरू में हमने जो पौधा लिया था लंबा, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, इस F2 जनरेशन में ये आकर के अलग हो जा रहे हैं। ये क्या हो गए? अलग हो गए। और ये देखिए ये तो मिक्स है, ये क्या हो गए? अलग हो गए। इसी के आधार पर मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अर्थात पृथक्करण का नियम दिया कि भाई इन्होंने देखा कि जब हम दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराएं तो प्रथम पीढ़ी का जो संतानी पौधा था वहां के पौधे लंबे दिखे, अर्थात लंबे पौधे का जीन क्या था? प्रभावी था, जो बौने पौधे वाले जीन के प्रभाव को दबा दिया, सप्रेस कर दिया, जिसके कारण प्रथम पीढ़ी का पौधा लंबा हुआ। और इसी के आधार पर मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। फिर मेंडल ने क्या किया कि ये जो प्रथम पीढ़ी का जो संतानीय पौधा था, इन पौधों के बीच में आपस में स्वपरागण कराया। क्या कराया? स्वपरागण। और स्वपरागण कराने के बाद अगली जो संतानी पीढ़ी हुई F2 पीढ़ी में, जो प्रथम पेरेंट जनक जो जीन थे, पौधे थे, वो अलग हो गए। आप देख रहे हैं कैपिटल टी, ये जो लंबा पौधे का जीन था शुद्ध रूप से, ये अलग हो गया, और जो बौने पौधे का शुद्ध रूप से जीन था वो क्या हो गया? अलग हो गया। तो इन्होंने देखा कि भाई जो सबसे पहले हमने जो पेरेंट लिया था, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना लिया था, वह दूसरी पीढ़ी में आने के बाद अलग अलग हो जाते हैं, जिसके आधार पर मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अर्थात पृथक्करण का नियम दिया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने दो नियम दिए। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने कितने नियम दिए? दो नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? और आप देखेंगे कि यहां पर इसका जो फिनोटाइप रेशियो क्या है। अब ये पूछता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो, टीजीटी, पीजीटी, बाकी सभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसका फिनोटाइप रेशियो क्या है? फिनोटाइप रेशियो क्या है? तो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? जो दिखता है, तो आप देखेंगे ये तो लंबा है, करे ये लंबा है, ये भी देखेंगे यहाँ पे क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण ये भी क्या है? लंबा है। यहाँ पे भी ये कैसा है? ये भी लंबा पौधा होगा।
और ये कैसा होगा, ये बौना होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तीन पौधे कैसे हैं, तीन पौधे लंबे हो रहे हैं। ये जो शुरू के जो तीन पौधे हैं ये कैसे हैं, लंबे, और एक क्या है, बौना। तो इसका फिनोटाइप रेशियो हो जाएगा 3:1। अगर हम बात, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या है, तो आप रटने की जरूरत नहीं है, इस आधार पे बता सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो 3:1 होता है। और फिर पूछता है प्रश्न में कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो क्या होता है। तो इसका जीनोटाइप रेशियो जो है क्या हो जाएगा। अब फिर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे जीन क्या है, समान है, एक समान है, ये क्या है, एक समान है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई इसकी संख्या ये एक हो गई। यहाँ पे देख रहे हैं ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनकी अगर संख्या देखेंगे तो 2 है, और स्मॉल टी की संख्या भी 1 है। तो इसको हम कह सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो एक लंबा है शुद्ध रूप से, 2 मिक्स है 1:2, और एक शुद्ध रूप से बौना है 1:2:1। तो ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो 3:1 होगा, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 होगा। ये कैसे होगा, जिसको हम यहां से समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। यदि आपको समझ में आई है तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को जरूर करिए। और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सुझाव को हम तक पहुंचा सकते हैं। और आपका एक सहयोग है, आपका साथ है, आपका विश्वास है और आपका प्रेम है, जिसके कारण हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति बनी हुई है और हम कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपका सहयोग इसी तरह से बना रहा तो हम जरूर कुछ और इससे बेहतर करेंगे। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और करवाइए भी।